मैं शीशा कैफे में बैठा हुआ था, वहां पर ना एक लड़की बैठी हुई थी, रशियन लड़की थी वो। तो उसका जो रिप्लाई आया ना, उसने कहा जी मैं ऐसे बात नहीं करती, मैं चार्ज करती हूँ। बात करने का भी चार्ज करते 2000 दरम जो है वो मैं पर नाइट का चार्ज करती हूँ। दुबई में ना कोई 30 साल से कम जो लड़कियां थी ना, रशियन और ये मराकश, इनकी एंट्री बैन कर दी गई थी ना। वो क्यों? उसकी वजह ये सामने आई थी कि दुबई के डांस क्लब्स यहाँ पर लोग कहते हैं कि जी वो ताइफे लेके जाना है, हमने ताइफे लेके जाना है, दुबई जाना है ताइफे लेके। ताइफे और तवाइफों में बड़ा फर्क है। क्या ये अपनी मर्जी से जाती हैं या ज़बरदस्ती वहाँ लेकर जाते हैं और ये काम करवाते हैं? लाहौर, मुल्तान और कराची, ये 3 शहर हैं जहां से ज्यादा बड़ी तादाद में लड़कियां जो हैं वो दुबई जाती हैं। अब इस चीज़ का फ़ायदा उस लड़की को होता है जो बेचारी यहाँ से जाती है अपनी मजबूरियाँ किसी भी मसले के तहत। अब वहां पर ना लड़कियां यहाँ से जो जाती थी ना, वो बड़ी सियाणी हो चुकी हुई हैं। अब वहां जाके सारा सिस्टम, सारे मामला, कमाई का जरिया क्या है और जो कमाई होती है वो डिवाइड किस तरह से होती है, ये सारी चीजें जो है ना वो जब कैलकुलेट करती हैं ना, तो वो कहती हैं कि हमें तो ये आज़ाद होती है वहाँ पर। होटल जो है ना इनके लिए कैद खाना होता है वो। तो लड़कियाँ सेफ होती हैं वहाँ पर, कोई मिसहैप वगैरह नहीं होता? लाहौर से ताल्लुक रखने वाला एक बहुत बड़ा बदमाश कह ले, टॉप 10 इश्तिहारी उसके पास, उस झगड़े की वजह से लाहौर का इलाका एक सब्जा ज़ारा, वहाँ की एक लड़की थी, वो मर्डर भी हो गई थी। अब यहाँ से जो लड़कियाँ जाती हैं वहाँ पर डांस के लिए लेकर जाए जाते हैं या जिस्म फरोशी के लिए? असल मकसद ये होता है कि वहाँ पर अगर किसी को कोई लड़की पसंद आ जाती है ना, तो वो ये देखते हैं कि इस बंदे से हम पैसे कितने निकलवा सकते हैं। आंटी नाज़िया कौन है? इसने ना रशियन लड़कियों की एक अच्छी खासी तादाद जो थी ना, वो अपने पास इकट्ठी कर ली लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुबई के डांस क्लब्स में पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी लड़कियों का ऐसा गंदा धंधा भी है जिस पर आमतौर पर कोई भी बात नहीं करता। लेकिन आज के पॉडकास्ट में मैं आपको असल हकाइक बताऊंगा। अब दुबई के इन डांस क्लब्स में पाकिस्तानी लड़कियां किस तरह से पहुंचती हैं, कैसी कैद में रहती हैं और इनके साथ क्या कुछ होता है, ये तमाम हकाइक जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिर्ज़ा साहब, रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट किया जिसमें आपने मुझे बताया कि पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर माजी में कुछ किरदार रहे हैं, कुछ नायिका थी जिसमें आंटी कैंडी, गोगी भट्ट और नगीना खानम। अब मुझ समेत जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए ये नई इन्फॉर्मेशन थी। उस टाइम मेरे माइंड में भी ये आइडिया आया कि पाकिस्तान की तो हमने बात कर ली, लाहौर कराची की तो हमने बात कर ली, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो दुबई के डांस क्लब्स काफ़ी फेमस हैं इस चीज़ के लिए, वहाँ पर अब जो लड़कियाँ फीमेल्स होंगी, जो डांसर्स होंगी, वो वहाँ की लोकल तो होंगी नहीं। वो यहाँ तो पाकिस्तान से जाती होंगी, इंडिया से जाती होंगी या बांग्लादेश, नेपाल से। अब वो प्रोसेस क्या है, किस तरह से जाती हैं, क्या ज़बरदस्ती जाती हैं या अपनी मर्ज़ी से जाती हैं, पूरे मामलात क्या चलते हैं? आपके पास है कोई इन्फॉर्मेशन इस बारे में? बट साहब, आप भी शरारत से जो है ना बाज नहीं आते। लोग जानना चाहते हैं। वही ना, मुझे लगता है कि आपकी ऑडियंस जो है ना वो अपना इस टॉपिक को बहुत उसने पसंद भी किया, और आप मजीद जो है ना अपनी ऑडियंस को खुश करना चाहते हैं इस हवाले से। तो हमने जो पॉडकास्ट किया था ना, वो यहाँ पर लोकल लेवल पे था, वो समझ लें कि लाहौर के हवाले से या दीगर जो शहर हैं उस हवाले से था। आप बात कर रहे हैं दुबई की। दुबई जो है ना, इस टाइम क्या, एक मतलब के साल हा साल से कई दहाइयों पर मुहित है ये अरसा, वो एक अय्याशी का एक हब है। वहाँ पर सारी दुनिया से लोग वहाँ पर अय्याशी के लिए जाते हैं। अब वहाँ पर अय्याशी के लिए इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर उन्हें प्रोडक्ट जो है ना वो हर कंट्री की वहाँ पे मिल जाती है उन्हें। ख़ासकर आप इसमें ले लें कि पाकिस्तान से जो अपना सो कॉल्ड प्रमोटर्स हैं, जो अपने आप को प्रमोटर्स कहलवाते हैं, हालांकि वो प्रमोटर्स नहीं हैं। वो अगर आप उसको हमारी उर्दू लैंग्वेज में कहें तो वो ब्रोकर कह लें उनको, और उर्दू लैंग्वेज में कहें तो वो दलाल होते हैं यहाँ पर। ठीक है, उनका ये काम होता है, वो यहाँ से लड़कियाँ जो है वो दुबई एक्सपोर्ट करवाते हैं, उनको भिजवाते हैं यहाँ से। अब इसी तरह पाकिस्तान की बात करें ना, तो लाहौर, मुल्तान और कराची, ये 3 शहर हैं जहाँ से ज़्यादा तादाद में, बड़ी तादाद में लड़कियाँ जो हैं वो दुबई जाती हैं।
अब इसी तरह आप आ जाएँ इंडिया से, बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वहाँ पर होती हैं दुबई के क्लबों में। और आजकल जो वहाँ पर अब जो ट्रेंड चल गया ना दुबई में, वो ज़्यादातर शीशा कैफ़ेज़ का चल गया। वो शीशा कैफ़ेज़ बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर खुल गए हुए हैं। अब वहाँ पर शीशा कैफ़ेज़ में होता ये है कि वहाँ पर लड़कियाँ डांस-वांस भी तो करती हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर जो अय्याश लोग आते हैं ना, तमाशबीन लोग आते हैं, वो लड़कियाँ वहाँ पर उनके साथ ज़्यादातर उनको दोस्तियाँ उनसे कर लें, उनके साथ ताल्लुक़ बना लें, या आप जो अपना खुले अल्फ़ाज़ में उनमें ये कहें कि उनको वहाँ पे वो फाँस लेती हैं वहाँ पर, ठीक है? अब इंडिया से भी वहाँ पर लड़कियाँ जाती हैं, नेपाल से भी जाती हैं, बांग्लादेश से भी जाती हैं, और इसके अलावा वहाँ पर जो ज़्यादातर लड़कियाँ दिखाई देती हैं ना, जो वहाँ पर लोग क्लबों में जाते हैं, जिनका आना-जाना है शीशा कैफ़ेज़ में, वो ये बताते हैं कि मराकश लड़कियाँ और रशियन लड़कियाँ जो हैं, उनकी भी तादाद वहाँ पर ज़्यादा है, और उनके रेट्स वहाँ पर जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखती हैं ना, उनकी निस्बत उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। तो वो ज़्यादा पैसे वसूल करती हैं वहाँ पे। अब ये जो पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश जिन कंट्री से जाती हैं या लोकल बात करें लाहौर, कराची और मुल्तान का आपने ज़िक्र किया, क्या ये अपनी मर्ज़ी से जाती हैं या ज़बरदस्ती लेकर जाया जाता है या धोखा इनको देकर वहाँ लेकर जाते हैं और ये काम करवाते हैं? बट साहब जो धोखाधड़ी वाली बात है ना, वो शायद कोई एक आधा केस कोई निकल आए उसमें कि जी यहाँ से चक्कर दे के ले गए हैं और वहाँ जाके उन्होंने ये काम करवाया, कोई शायद एक आधा कोई रेयर केस हो अगर वो आ जाए सामने। बाकी जितने भी लड़कियां जाती हैं ना, वो जाती सब अपनी मर्जी से हैं। और उनको जो यहाँ से ले जाने वाले लोग होते हैं ना, वो मैंने आपको बताया ब्रोकर होते हैं यहाँ पर। और यहाँ लोकल लेवल पे उनके राब्ते जो हैं वो मुख्तलिफ ब्रॉथल हाउसेज में होते हैं, क्योंकि पुराने लोग जो है ना वो ज़्यादातर ये काम करते हैं, और इनमें ख़वातीन की भी तादाद, बड़ी तादाद ख़वातीन की है जो ये काम करती हैं, क्योंकि ब्रॉथल हाउसेस के राब्ते उनके पास होते हैं। उनको पता होता है किस किस कहबा खाने में कौन कौन सी लड़कियां जो हैं वो मौजूद हैं, और वो ये देखते हैं सबसे पहली चीज़ वो देखते हैं कि कोई लड़की जो है ना वो कुछ छोटी उम्र की हो और खूबसूरत हो, खूब शक्ल जो है उसकी शक्ल सूरत अच्छी, उसकी मालिक हो वो, तो वो उनको तलाश करती हैं। एक तो अपनी नज़र में भी रखती हैं, और फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर, अब लाहौर में आप पहले तो जो हुआ करता था ना एक बाज़ार हुसन हमारा, लेकिन जब से वो बाज़ार हुसन ख़त्म हुआ है उसके बाद सारा शहर जो है हर एरिया में ही बाज़ार हुसन का कोई ना कोई मतलब शक्ल किसी न किसी सूरत में नज़र आती है। अब इस हवाले से जो एक मेन जो अपना इलाका बाज़ार हुसन के बाद आबाद हुआ था ना, वो हुआ था करीम पार्क का इलाका, फिर उसके बाद सब्ज़ाज़ार का इलाका, फिर आप इकबाल टाउन आ जाएँ, आप जौहर टाउन आ जाएँ। इस तरह ये फैलते-फैलते सारे शहर में चला गया। आप गुलबर्ग चले जाएँ, माल्टन चले जाएँ, डीएचए चले जाएँ, रायवन रोड चले जाएँ, आपको कहीं भी आप चले जाएँ, आपको कहीं न कहीं किसी न किसी शक्ल में ये लोग वहाँ पर बसे हुए नज़र आएँगे। अब ये जो ब्रोकर हैं ना, इनके राब्ते तो पुराने हैं इन ब्रॉथल हाउसेस से किसी न किसी से। उनको जब पता लगता है ना कि यार फलाँ कहवे खाने में जो है वहाँ को लड़कियाँ 2 नई आई हैं, बड़ी खूबसूरत हैं या बड़ा अच्छा डांस-वांस करती हैं और ऐज भी छोटी है उनकी, तो ये फिर उनसे राब्ते करते हैं। राब्ते करके फिर उनकी जो नायिकाएँ कह लें या उन लड़कियों के को घर वाले जो होते हैं, क्योंकि वो लड़कियाँ जो कहबा खाने पे चल रही हैं, वो उनका अपने घर वालों की मर्ज़ी से या उनकी रज़ामंदी से, या उनको पता होता है इस चीज़ का, मोस्टली फैमिलीज़ को पता होता है कि ये हमारी बच्चियाँ जो हैं वो क्या काम कर रही हैं। ठीक है, वो उनसे राब्ते करते हैं, फिर उनको फिर वो ख्वाब भी दिखाते हैं। अच्छा, इन ब्रॉथल हाउसेज़ में ना आप को भी बेहतर जानते हैं इस हवाले से कि ज़्यादातर लड़कियाँ जो होती हैं ना, वो अपना मजबूर होती हैं। छोटे ख़ानदानों से ताल्लुक़ होता है, मुतवस्सित तबके से, गरीब घरों से इनका ताल्लुक़ होता है, तो ये अपनी मजबूरियों में जो है वो घरों से बाहर निकलती हैं, और जब ये घरों से बाहर निकलती हैं, तो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी ज़रिए से ये ब्रॉथल हाउसेज़ तक पहुँच जाती हैं। ये बेसिकली फैमिली सपोर्ट के लिए जाती हैं, अय्याशी के लिए नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, इसी तरह है। जब ये ब्रॉथल हाउसेस में चली जाती हैं, अब उनको समझ नहीं लगती कि काम पहले जब स्टार्ट किया मजबूरी में स्टार्ट किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब काम करना ही यही है और ईज़ीएस्ट वे पैसे कमाने का यही है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो वो इस काम को कंटिन्यू रखती हैं। ठीक है, अब जब उन ब्रॉथल हाउसेस में इन ब्रोकर्स हज़रात से राब्ता रहता है, और ये फिर उनको ख्वाब दिखाते हैं दुबई ले जाने का कि वहाँ जाएँगे, यहाँ पर अगर आप ₹10 कमा रही हो, तो वहाँ पर आप ₹100 मिलेंगे आपको। तो उनको सुहाने ख्वाब दिखाकर ये दुबई के लिए तैयार करते हैं।
और दुबई में जो है ना वहाँ पर बेशुमार तादाद में लातादाद क्लब्स बने हुए हैं, शीशा कैफ़ेज़ हैं। कई लोग जो है ना मुझे जो अपना कंट्रीज़ हम जिनका ज़िक्र कर रहे हैं, अपना एशियन कंट्रीज़ हो गए, यहाँ के लोग जो है ना जो को पैसे वाले हैं और जिनका ताल्लुक इसी प्रोफ़ेशन से है। प्रोफ़ेशन से मुराद मेरा ये जो अपना कहवा ख़ाने हैं या कह लें कि ज़्यादातर लोग जो है उनका इससे ड्रग्स में ले लें कि अपना शराब वग़ैरह जो होती है इनका बिज़नेस करते रहे हैं, जो ये जो बिज़नेस करते हैं या जिनके कॉन्टैक्ट्स दुबई में अच्छे हैं, उन्होंने दुबई में जो है ना क्लब्स जो हैं वो ले रखे हुए हैं। अब वो क्लब्स प्रॉपर्टी तो वहाँ के जो शहरी हैं उनकी है, उन्होंने बनाए हुए हैं। लेकिन ये वहाँ क्या करते हैं, कुछ साल के लिए ठेके पे ले लिया। फ़र्ज़ करें कि 1 लाख दिरहम दिया उन्होंने, कहा जी 1 साल के लिए लेना है, किसी को 5 साल के लिए चाहिए तो वो 5 लाख दिरहम देगा। अब वो उसने जो ठेका वहाँ पर दिया हुआ है, वो ठेके के पैसे भी उसने पूरे करने हैं, प्लस उसने अपना प्रॉफ़िट भी निकालना होता है। अब वो जो वहाँ पर क्लब का ओनर है, उसके राब्ते यहाँ पे जो ब्रोकर्स हैं, उनके साथ होते हैं। ठीक है, अब वो उसको कहता है कि जी मुझे 10 लड़कियाँ चाहिए, मुझे 5 लड़कियाँ अपने क्लब के चाहिए। तो वो यहाँ पर फिर चुन-चुन के जो है ना मुख्तलिफ ब्रॉथल हाउसेस से या उसके राब्ते में जो लोग लड़कियाँ होती हैं, जो नायकाएँ होती हैं, उनके ज़रिए उन लड़कियों को इकट्ठा करते हैं। उनको ख्वाब दिखाते हैं अच्छे कि वहाँ से पैसे जो हैं वो कमाई अच्छी होगी, तो फिर उनको यहाँ से तैयार करते हैं, तैयार करवा के उनको पासपोर्ट बनवाए, उनके वीज़े वहाँ से मँगवाए, वीज़े मँगवा के अब अच्छा वीज़ा और पासपोर्ट, टिकट-शिकट जितना भी खर्चा होता है ना, वो उस शख्स का है जो वहाँ पर जिसका मौजूद क्लब है। होगा, जिसका क्लब है, ठीक है? उनका अपना खर्चा होता है और वो खर्चा होता करके खर्चा उन्होंने करना क्या है कि वहाँ से टिकट भिजवा देनी है, वीज़ा भिजवा देना है। यहाँ से लड़कियाँ 2, 4, 5, 10 जितनी भी उन्होंने भिजवानी है यहाँ से, उन सबको इकट्ठा करके यहाँ से जहाज़ में बिठा देते हैं, ठीक है? और वहाँ से वो उनको रिसीव कर लेते हैं। अब वहाँ से रिसीव करके उनको वो ले जाकर होटल में ठहरा देते हैं। अब उस होटल में वो होटल क्या होता है वो 3 महीने का गालबन मेरे ख़्याल शायद वीज़ा होता है वहाँ पे उसका दुबई का और ये 3 महीने का ही इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 3 महीने वहाँ पे जाना है, 3 महीने बाद वापस आ जाएँगे। उसके ये बाद फिर आज़ाद होती हैं वहाँ पर? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वहाँ पर जब ये होटल में जाती हैं ना तो वो होटल जो है ना इनके लिए कैद खाना होता है वो। ठीक है, इनके पासपोर्ट जो होते हैं वो भी वहाँ पर उस होटल मालिक के ज़ब्त कर पास लेते होते हैं। हैं, जो वहाँ पर जिसने बुलवाया वो भी उनके पास होते हैं, तब तक जब तक ये वापस इनको नहीं भिजवाना उन्होंने। अब वहाँ पर उन्होंने होटल में ही उनको रखना है, उनका खाना-पीना, ओढ़ना-बिछोना सब उस होटल में ही है, ठीक है? वहाँ से उन्होंने क्लब लेके जाना है उनको लड़कियों को, वहाँ पर फ्लाइंग कोच जाती है, उस फ्लाइंग कोच में उनको लड़कियों को बिठाते हैं वहाँ से बिठा के उनको क्लब ले जाते हैं। अब क्लब में वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर जो भी उनके अपना ज़रूरियात होती हैं और जो जो उनकी ड्यूटी है या जिस मकसद के लिए वो गई हैं, उन्होंने डांस-वांस करना है वहाँ पर जो अय्याश तबा लोग तमाशबीन आते हैं, वहाँ पर उन्होंने ड्रिंक भी करनी है, डांस भी देखना है, तो वो उस हिसाब से वहाँ पे फिर उन लड़कियों पर पैसे भी लुटाते हैं वो। ठीक है? तो ये सिलसिला वहाँ पर कुछ ढाई 3 माह जितना भी उनका वहाँ पर स्टे है, तो ये इसी तरह वहाँ पर चलता है और ये सारी लड़कियाँ जो हैं वहाँ पर क्लबों में यही काम करती हैं वहाँ। अच्छा, अब ये जो लड़कियाँ वहाँ जाती हैं, उनको वहाँ पर रखते कैसे हैं? क्या अच्छे से रखते हैं, खाना-पीना, कपड़े वग़ैरह, उनकी जो जितनी भी ज़रूरियात हैं, वो पूरा करते हैं या फिर बुरे हालात में ही रखते हैं? नहीं, ज़रूरियात उनकी सारी पूरी करते हैं, खाना-पीना उनको अच्छा मिलता है वहाँ पे। अब देखें ना वो जिनको लड़कियों को उन्होंने वहाँ पे बुलवाया है, वो उनकी कमाई का ज़रिया है। उन्होंने उनको वहाँ पे प्रॉफ़िट कमा के देना है। एक तो उनके पैसे जो लागत है वो उन्होंने निकालनी है, प्लस उनको प्रॉफ़िट देना है। और वहाँ पर देखें ना अगर यहाँ पर भी हम लोकल लेवल पे भी कर लें, हमने कई दफ़ा डिस्कस भी किया है। यहाँ पर जो लोग अय्याशी करते हैं, फ़र्ज़ करें कि मुजरा करवाते हैं वहाँ पर किसी को, जो लड़कियाँ जाती हैं तो वहाँ पर वो पैसे टिका के वहाँ पर अपना खर्च करते हैं। तमाशबीन जब बैठे होते हैं ना आपस में 2, 4, 5, 10 तमाशबीन इकट्ठे हो जाएँ तो वो एक-दूसरे की खारबाज़ी में, एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लुटाते हैं वहाँ पर। ठीक है? और इसी तरह वहाँ पर क्लबों में भी यही होता है कि वहाँ पर जो लोग जाते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं मुल्कों से गए होते हैं लोग। ठीक है? वहाँ पर जाके वो जब एक-दूसरे को देखते हैं कि यार इसने अगर ₹10 लुटाए हैं तो दूसरे की कोशिश होती है कि यार मैं इसके मुकाबले में ₹20 वहाँ पे फेंकूँ। ठीक है? तो वो पैसे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लुटाने की कोशिश करते हैं। जो कुछ समझदार होते हैं ना, वो तो किसी कॉर्नर पे टेबल पे बैठ के सिर्फ़ ड्रिंक का मज़ा लेते हैं और मर्ज़ी के मुताबिक अगर उन्होंने कोई गाना सुनना है या कोई डांस करना है, तो वो उस हिसाब से पैसे दे के वहाँ पे बैठ जाते हैं। लेकिन जो टसलबाज़ी होती है ना वहाँ पर, उसमें फिर लोग जो हैं वो पैसे वहाँ पर अच्छे खासे लुटाते हैं और अच्छे खासे पैसे देते हैं वहाँ। अब इस चीज़ का फ़ायदा उस लड़की को होता है जो बेचारी यहाँ से जाती है अपनी मजबूरियाँ किसी भी मसले के तहत या फिर वो जो मालिक है क्लब का उसे फ़ायदा
फ़ायदा होता है? व्हाट्सएप ज़्यादातर फ़ायदा जो होता है ना, वहाँ पर जो अपना क्लब का मालिक है ना और जो होटल मालिकान है वहाँ पर, असल ज़्यादा फ़ायदा उनका होता है। क्योंकि वो उस प्रोसेस के दौरान जो डांस-वांस होता है ना, जितनी देर भी 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे का प्रोसेस उनका वहाँ पे है, टाइम वो देती हैं। उस दौरान जितने भी पैसे इकट्ठे होते हैं ना, या कह लें कि वेलें जो इकट्ठी होती हैं वहाँ पर, जो पैसे लुटाए जाते हैं, उसमें आप निकाल लें कि 50% जो होता है ना, वो अपना होटल मालिक, वो जिसकी क्लब होती है, वो रख लेता है। अब उसमें वो 50% में होता क्या है? 50% में वो लड़कियों के आने-जाने का खर्चा, उनकी रिहाइश का खर्चा, उनके खाने-पीने का खर्चा, या उनको कोई कपड़ा-लत्ता का वहाँ पे ज़रूरत पड़ी है तो उस चीज़ का वो 50% वहाँ पे उसमें निकाल लेता है। 50% में से 25% जो है वो जो ब्रोकर है वो ले जाता है, और 25% जो है वो आप उनको लड़कियों को दे दें, उनको दिए जाते हैं। अब इनकी लड़कियों की जो होती है ना, जो जाती हैं, इनकी असल में कमाई होती क्या है? अच्छा, एक चीज़ आपको और मैं बताऊँ कि वहाँ पर ना मराकश, और मैंने रशियन के मुतल्लिक आपको बताया, वो उनकी भी वहाँ पर बड़ी डिमांड है। वो ना सिर्फ़ क्लबों में जो है वहाँ पर अपना डांस-वांस करती हैं, वहाँ पर रिप्रेज़ेंट करती हैं अपना आप। इसके अलावा जो वो वहाँ पर नाइट स्पेंड करती हैं ना लोगों के साथ, उसके बड़े पैसे चार्ज करती हैं। ये रशियन और मोरक्को जो है ना लड़कियाँ, इनका वहाँ पर रेट जो है ना, वो अपना एशियन लड़कियों के मुकाबले में ज़्यादा रेट है वहाँ पर। एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, तो वो कहता है कि मैं दुबई के एक अपना शीशा कैफ़े में बैठा था। अच्छा, ये भी आपको बताऊँ कि अब ना वहाँ पर शीशा कैफ़ेज़ बहुत बड़ी तादाद में उसका खुल ट्रेंड रहे चल हैं। रहा है, उसका बिल्कुल। ट्रेंड चल गया हुआ है। तो वो वहाँ पर अब होता क्या है, वो भी मैं अभी आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वहाँ पे कहता है, मैं शीशा कैफ़े में बैठा हुआ था, वहाँ पर ना एक लड़की बैठी हुई थी, रशियन लड़की थी वो। तो उसने कहा कि मैंने ना उसका नंबर लिया किसी से, वहीं पे जो कैफ़े के कोई लोग थे उनसे नंबर लेके, तो मैंने उसको मैसेज-वैसेज किए। तो कह रहा, मैं 1-2 दिन उसको मैसेज करता रहा, तो मैंने उसको बताया कि आप मुझे अच्छी लगी हो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या मिलना चाहता हूँ। तो कहता है, मुझे पहले तो उसने रिप्लाई नहीं किया। ख़ैर जब मैंने उसको अपनी ख़्वाहिश का इज़हार किया, तो उसका जो रिप्लाई आया ना, उसने कहा, जी मैं ऐसे बात नहीं करती, मैं चार्ज करती हूँ। बात करने का भी चार्ज करती है? बात करने के भी चार्ज करती हूँ, तो मेरे से अगर आपने ताल्लुक़ बनाना है, जो भी उसने पूछा कि जब बात होती हुई उसकी, तो उसने पूछा कि अपना कितने पैसे आप चार्ज करेंगी? तो उसने आगे जो उसको जवाब दिया कि मैं 2000 दिरहम जो है वो मैं पर नाइट का चार्ज करती हूँ मैं वहाँ पे। ठीक है? तो मतलब कि उनके रेट्स में और उनके रेट्स में जो है वो बहुत फ़र्क है। ठीक है? तो वो अपना डिस्कस हो रही थी, उसने मुझे ये बताया। मैं कहा, यार वहाँ पर अब हो क्या रहा है? क्या सिलसिला क्या चल रहा है वहाँ पर? वो कहता है कि यार वहाँ पर जो ये लड़कियाँ हैं ना, इनकी जो असल कमाई ये है कि वो उस डांसिंग के दौरान वहाँ पर जो अय्याश-तबा लोग आए होते हैं ना, उनमें से अगर किसी को कोई लड़की पसंद आ जाती है, उसके साथ उसका ताल्लुक बन जाता है, कोई नंबर एक्सचेंज हो जाता है, या वो लड़कियाँ किसी को फाँस लेती हैं, देखती हैं कि भई ये पैसे वाला है, इससे पैसे निकलवा सकते हैं, या इससे पैसे अपनी अदाएँ जो हैं वो दिखा के उनका दिल लुभा लेना। तो वो कहता है कि अब उनको लड़कियों को पहले तो इजाज़त नहीं होती इस दौरान कि वो किसी के साथ डायरेक्ट राब्ता करके खुद से उसके साथ टाइम करें। ये वहाँ पर जो लोग जो मौजूद हैं ना, जो क्लबों में और वहाँ पर अपना होटल वाले जो हैं, ये उन पे डिपेंड करता है, ये उनकी मर्ज़ी है। अगर वो इजाज़त दें या उनकी मर्ज़ी के मुताबिक पैसे ऑफ़र हों, तो वो किसी भी लड़की के साथ, किसी भी तमाशबीन का जो है वो टाइम करवा देते हैं, होटल में टाइम स्पेंड करते हैं या नाइट स्पेंड करते हैं, तो वो उनसे पैसे ले लेते हैं। अब उस पैसे में परसेंटेज लड़की की भी होती है, और ज़्यादातर परसेंटेज उनकी होती है, जो अपना वहाँ पर जो मैनेजमेंट है। जो मैनेजमेंट है, उनकी ज़्यादा परसेंटेज होती है। अच्छा, अब ये काम ना साल हा साल से चल रहा है वहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर लोग कहते हैं कि जी वो ताइफ़े लेके जाना है हमने, ताइफ़े लेके जाना है, दुबई जाना है ताइफ़े लेके। असल में ताइफ़े और तवाइफ़ों में बड़ा फ़र्क है। ताइफ़े जो है ना, मैं समझता हूँ कि इस जो है ना ये कम्युनिटी, ये ब्रोकर्स कम्युनिटी में, जो ताइफ़े ले जाने वाले लोग हैं ना, असल प्रमोटर्स वो हैं। मैं उनको कहता हूँ कि ये इस कम्युनिटी की ना एलीट क्लास है ये। वो कैसे? ताइफ़े जो है, वो एलीट क्लास ऐसे है कि प्रमोटर जो है ना, वो उनकी आस्ता-आस्ता प्रमोशन हो जाती है। काम उनका स्टार्ट में यही रहता है, दलाली का। लेकिन जब वो आहिस्ता-आहिस्ता किसी अच्छे लेवल पे चले जाते हैं ना, तो फिर वो मतलब ब्रॉथल हाउसेस को छोड़ के ना, वो आ जाते हैं फ़नकारों की तरफ। टिकटॉकर्स वगैरह हो गया, या मतलब शोबिज़ से ताल्लुक उन लोगों का होता है। अब उनको सबको इकट्ठा करके वो एक ताइफ़े की सूरत में वो यूरोपियन कंट्री में जो है ना, वहाँ पर लेके जाते हैं। वहाँ पे कुछ शोज़ रख लिए, वहाँ जाके और कोई एक्टिविटीज़ जो हैं, अगर वहाँ पर उनके कोई क्लाइंट हैं, जैसे
दुबई में होते हैं अय्याश लोग जो होते हैं, अगर वहाँ पर कोई ऐसे लोग हैं तो वहाँ पे भी वो पैसे कमाते हैं सूरत में। लेकिन ये जो प्रमोटर्स हैं ना, ताइफे ले जाने वाले, ये इस कम्युनिटी की एलीट क्लास में समझता हूँ कि हैं वो। और ये जो अपना ब्रोकर्स हैं, जो तवाइफे लेकर जाते जो हैं। तवाइफे लेके जाते हैं, वो कह लें कि ये दुबई जो है वो छोटी मार्केट है इस काम के लिए। तो ये जो अपना ब्रोकर है, ये लड़कियों को वहाँ पर लेकर जाते हैं। अब मैंने कहा कि ये साल हर साल से काम जो है ये वहाँ पर जारी है, हो रहा है, यहाँ से लड़कियाँ लेकर जाते हैं लोग। अब जो लड़कियाँ को मैच्योर हो गई हुई हैं या समझ गई हुई हैं वहाँ पर कि वहाँ पर असल में होता क्या है। अब वो देखें कि वो कहते हैं कि असल कमाई जो है वो हम वहाँ पे क्लबों में डांस भी करते हैं, और वहाँ पे तरह तरह के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, और हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पे हरकत भी होती हैं, और क्लबों में बहुत मर्तबा, कई मर्तबा झगड़े भी हुए हैं वहाँ पर, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। लेकिन वहाँ पर ना लोग, यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि कई-कई कत्लों के इश्तिहारी, बड़े-बड़े गुंडे, बदमाश जिनके बड़े नाम हैं, वो वहाँ पर क्लबों में जाके इस तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे उनसे मुअज़्ज़ज़ और शरीफ बंदा कोई नहीं है वहाँ पे। वहाँ का कानून सख्त है ना, वहाँ पे ये पता है कि मैंने आपको बताऊँ कि जैसे फिर बात करेंगे कि बार-बार वो टीपू ट्रक्का वाला और तीफी बट वगैरह को बीच में ले आते हैं, तो हमारी ऑडियंस जो है शायद वो मेरे ख्याल तंग भी आ चुकी हुई है इन चीज़ों से, कि वो कहती है कि बस टॉपिक एक ही रह गया हुआ है। अब यार टॉपिक आप ये देखें कि उसमें टॉपिक में आपको कोई चीज़ तो हम नहीं दे रहे हैं। कोई पुरानी चीज़ तो नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही है ना, लेकिन एक क्लास ऐसी भी है, एक तबका ऐसा भी है जो वो सुनना चाहता है, जो वो देखना चाहता है, तो हम तो उस हवाले से बात करते हैं। तो मतलब कि मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि अब ये टीपू ट्रका वाला था या तीफी भट्ट वगैरह थे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये दोनों भी वहाँ एक क्लब में आमने-सामने बैठे हो ना, तो ये एक-दूसरे की तरफ घूर के नहीं देख सकते एक-दूसरे को। ठीक है? इनका अगर सामना भी हो जाए ना, तो ये नज़र चुरा के साइड पर हो जाते हैं। वहाँ के कानून से फड्डा इतना नहीं कर सकते। फड्डा नहीं कर सकते। वहाँ पर खौफ है ना वहाँ पे, कि वहाँ ज़रा-सा भी कुछ किया तो वहाँ पर फौरी तौर पर गिरफ्त में आ जाएगी। अब एक वहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि एक वाक़या पेश आता है कि लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाला एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा बदमाश कह लें, बहुत बड़ा डेरेदार कह लें, बहुत बड़ा रस्सागीर कह लें, और मतलब कि कई शूटर्स कह लें जो थे वो उसके पास, टॉप 10 इश्तिहारी उसके पास। वो वहाँ पर दुबई में एक टाइम पे गया हुआ, तो वहाँ पे क्लब से निकला तो वापसी पे ना टैक्सी ड्राइवरों से उसका झगड़ा हो गया। वो गालबन टैक्सी ड्राइवर गुजरात से ताल्लुक़ था उन टैक्सी ड्राइवरों का। ठीक है, अब उन टैक्सी ड्राइवरों में जब झगड़ा हुआ तो ये यहाँ वाले जो मसूफ़ थे, जो अपनी असल हालत में भी नहीं थे, ये 7वें आसमान पे पहुँचे हुए थे। ठीक है, अब वहाँ पर जब इनका झगड़ा हुआ तो इन साहब को उन बंदों ने, ड्राइवरों, टैक्सी ड्राइवर जो था और एक आध बंदा और साथ था, उन्होंने दबड़-कूट लगाई इस बंदे को। मैंने बताया कि बड़ा तगड़ा बंदा था लाहौर शहर का वो, उन्होंने दबड़-कूट लगाई उसको, बड़ा मतलब कि मामला थाने तक पहुँच गया, पुलिस स्टेशन भी ले गए उनको। तो अब वहाँ पर ये है कि जब तक दोनों पार्टीज़ आप सुलह नहीं ना कर लेंगी, आपकी जान नहीं छुड़नी होती। वो सारी रात वहाँ पर थाने में भी गुज़ारी वहाँ पर उन्होंने, और फिर जब दिन चढ़ा थोड़ा-सा होश में आए, पता लगा कि यार ये रात को हुआ क्या है हमारे साथ, और मैं एड्डा वड्डा पहलवान ते मेरा एड्डा नां ते इंज ते उंज ते मेरी ते कुत्तियां करके रख दी थी इन्होंने इत्थे। तो मतलब कि ये वाक़या पेश है, और नेक्स्ट डे फिर जब उनकी सुलह होती है ना, फिर उनकी जान छूटती है, फिर उनको घर जाने दिया जाता है वहाँ। बहुत से वाक़यात पेश आए हैं, और ऐसे ही लोग, जो बासर लोग, जो गुंडे बदमाश वहाँ पर जाते हैं, उनको वहाँ पर प्रोटोकॉल नहीं मिलता क्लबों में। मतलब कि वो क्लब जो हैं वो यहाँ पे लोकल लोगों ने लिए हुए हैं ना वहाँ पे, उनको वहाँ पे प्रोटोकॉल ना मिले, या किसी दूसरे शख्स को जो अहमियत दी जाए, उनको अहमियत ना दी जाए, वो ये समझे कि हम डिग्रेड हुए हैं, रिएक्शन हमारी क्या आता है? बेइज्जती है, उसका रिएक्शन बड़ा खौफनाक आता है। यहाँ पर जो ब्रोकर्स कह लें, या वो लड़कियाँ जो यहाँ से जिनके घरों से गई होती हैं, उनके जो यहाँ पे मालिक होते हैं उन लड़कियों के, वहाँ पे यहाँ पर उनके घरों पर फायरिंग होती है फिर। बल्कि एक कोई बंगश बंगश नाम का कोई बंदा था वहाँ पर, तो वो तगड़ा था बंदा, उसके साथ कोई मैटर इस किस्म का हुआ, वहाँ पे कोई झगड़ा होता है किसी बात पे, या उसको किसी जगह पे कोई लेट डाउन किया जाता है। तो जो मेरी इत्तला थी ना, उसके मुताबिक यहाँ पर उस वजह से, उस झगड़े की वजह से लाहौर का इलाका एक सब्ज़ाज़ार है, वहाँ की एक लड़की थी, वो मर्डर भी हो गई थी यहाँ पर। तो ये मतलब कि वहाँ के जो झगड़े हैं, वहाँ पर जो झगड़े होते हैं, उनका रिवेंज जो है, उनका रिज़ल्ट पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, इनके और उनके अपने कंट्रीज़ में जो है उसका रिवेंज लिया जाता है वहाँ पर।
अब यहाँ से जो लड़कियाँ जाती हैं वहाँ पर डांस के लिए लेकर जाए जाते हैं या जिस्म फरोशी के लिए? मैंने आपको बताया व्हाट्सएप के वहाँ पर जाते डांस के लिए हैं, लेकिन असल मकसद ये होता है कि वहाँ पर अगर किसी को कोई लड़की पसंद आ जाती है ना, तो वो ये देखते हैं कि इस बंदे से हम पैसे कितने निकलवा सकते हैं। अब इसमें होता ये है कि जो लड़कियां यहाँ से जाती हैं ना, अगर उनके किसी के साथ नाइट स्पेंड करनी पड़े ना, तो वो मैंने आपको बताया कि जो पैसे आते हैं वो अपना होटल मालकान और इनकी परसेंटेज तय होती है आपस शेयर हो में, जाते हैं। वो शेयर हो जाता है। अब वो जो तमाशबीन है ना, वो डिपेंड करता है उस लड़की के ऊपर कि वो उस तमाशबीन से क्या कुछ ले सकती है। अच्छा, वो तमाशबीन किसी लड़की को कोई गिफ्ट देगा ना, वो कैश की सूरत में दे उसको, वो उसको किसी को मोबाइल दे दे, कोई गोल्ड की कोई चीज़ दे दे, या जो भी तोहफ़ उसको देंगे, वो लड़की की प्रॉपर्टी होगी। वो उसमें किसी और का शेयर नहीं होगा। ये उन लोगों का तय है आपस में। जो टिप अब मिलती है उसे। टिप भी उसी मतलब कि टिप शिप को नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो तोहफ़ की सूरत में जो चीज़ें मिले किसी को, वो उस लड़की की प्रॉपर्टी होगी। वो गोल्ड हो, वो कोई मोबाइल हो या और कोई चीज़ हो, जो भी हो, वो उसकी अपना लड़की की प्रॉपर्टी होती है, वो उसकी मलकियत होती है। अब वो वहाँ पे लड़कियों की कोशिश ये होती है कि वहाँ पर वो किसी न किसी ऐसे शिकार को काबू करें, जिससे वो अपनी असल कमाई, जो उनकी असल प्रॉपर्टी है, जिससे वो फ़ायदा ले सकती हैं, या वो गोल्ड की चीज़ें हैं, कोई इस किस्म की ले लें चीज़ें, वो उनकी कोशिश होती है कि 2.5-3 महीने में जो है, वो ऐसे लोगों को फँसाएँ जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैसिलिटेट करें। अच्छा, अब वहाँ पे होता ये है, मैं बल्कि रात को एक दुबई में ये किसी दोस्त से बात हो रही थी, उनका इस 3 महीने में जो लड़कियाँ वहाँ जाती हैं ना, अगर वो मुख्तलिफ लोगों को वहाँ पे फँसाती हैं, अब 3 महीने में एक ही दोस्त तो नहीं उन्होंने रखना होता वहाँ पे, वो मुख्तलिफ लोगों को फँसाती हैं वहाँ पे। और 3 महीने में एक लड़की की को 5-5, 6-6 मर्तबा सालगिरह भी होती है। ठीक है, वो मतलब कि हर नए बंदे के साथ जो है ना, जब मुलाकात होती है, तो आफ्टर 1 वीक कह लें या आफ्टर 15 डेज़, वो अपनी सालगिरह भी रख लेती हैं वहाँ पे। अब जब सालगिरह रख ली, तो उस सालगिरह के में वो उस शख्स को भी बुलाना है उन्होंने, उसने अपने कोई 2-4-5 करीब दोस्तों को भी बुलाना है, तो उन्होंने अब उसको लड़की को तोहफ़ भी देने हैं। वो तोहफ़ कुछ इस सूरत में जो है, वो उनसे वहाँ से लिए जाते हैं या बटोरे जाते हैं। अब वहाँ पर ना लड़कियाँ यहाँ से जो जाती थी ना, वो बड़ी सयानी हो चुकी हुई हैं। अब वहाँ जाके सारा सिस्टम, सारे मामलात, कमाई का ज़रिया क्या है और जो कमाई होती है, वो डिवाइड किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो जब कैलकुलेट करती हैं ना, तो वो कहती हैं कि हमें तो खसारा है। असल में बेस्ड हम हैं। हमें दिखा के इन्होंने लोगों को लूटना होता है, लोगों से पैसे लेने होते हैं, तो हमारे हिस्से में क्या आता है? असल तो कमाई मलाई वो खा जाते हैं जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब उन लोगों की भी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, उन्होंने उस इन्वेस्टमेंट को देखते हुए 1 लाख दिरहम को मामूली इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, या 2 लाख दिरहम है। फिर उसके अलावा वहाँ पर जो अपना सहूलियात फ़राहम करनी है, उनमें भी इन्वेस्टमेंट होती है। वहाँ पर क्लबों में आपको बताऊँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक जो अपना पैक है उसका शराब का, अगर वो 1 दिरहम का है ना, तो वहाँ पे क्लबों में वो आपको 5 दिरहम का मिलेगा, 7 का मिलेगा, 10 का मिलेगा। वहाँ पे रेट उन्होंने अपनी मर्ज़ी के रखे होते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर आना उसी ने है जो मालदार है, ठीक है? जिसके पास हराम की कमाई है, उसको पैसों का कोई अपना दरेक नहीं है, जितने मर्ज़ी पैसे खर्च करें, तो इस हिसाब से वो रेट्स अपनी मर्ज़ी के रखती हैं। और वो फाँसते भी ऐसे ही लोगों को हैं, मोस्टली ज़्यादातर कुछ कह लें कि कारोबारी लोग जो ज़्यादा होते हैं ना, जिनको होता है कि पैसे जितने मर्ज़ी खर्च हो जाए, लेकिन हमारी इज़्ज़त होनी चाहिए, या अपना देखो ना, अब लोग कैसे-कैसे हैं कि वो कंजरों में भी कहते हैं कि हमारी इज़्ज़त होनी चाहिए। तो बस उन लोगों की सोच पे ही अपना बस मातम करने को भी दिल करता है सम टाइम। तो हँसी भी आती है कि लोग क्या सोच के, एक तो पैसा भी खर्च करना उन्होंने, वहाँ पर जाना, लुटाना, और फिर उसके बाद उनको ये भी डर खौफ होता है कि यार ये किसी को हमारी बात जो है लीक ना हो, वहाँ पे किसी को पता ना लगे। अब ये लोग मतलब कि अपना नौदौलती ये कह लें उनको, जो मालदार लोग हैं, वो दुबई जाते किस मकसद के लिए हैं? इसी मकसद अय्याशी के के लिए लिए। जाते हैं कि वहाँ पे जाएँगे, वहाँ पर हफ़्ता, 10 दिन, महीना रह के याशी करके आ जाएँगे, और यहाँ पर हम उसी तरह जो है वो हाजी और परहेज़गार जो है वो कहलवाएँगे, हम नज़र भी नहीं आएँगे यहाँ पर इस तरह। तो मैं बात आपसे ये कर रहा था कि जो लड़कियाँ मैच्योर हो चुकी हुई ना, जो इस काम में इन्वॉल्व हैं, अब वो उन्होंने जब देखा कि असल कमाई जो हमारी कमाई है, वो असल कमाई तो वो ले जाते हैं। अब उन लड़कियों ने क्या किया कि आना-जाना तो उनका रहा वहाँ पर, अब वहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट्स उनके ऐसे भी बन गए कि उन्होंने खुद से ही वहाँ पर जाना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि वो इंडिपेंडेंट। बीच में किसी मिडलमैन को रखें, किसी ब्रोकर को रखें, या वहाँ पर किसी क्लब वाले को रखें। वो उन्होंने इंडिपेंडेंट जो है आना-जाना शुरू कर दिया।
उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। अब उसमें प्रॉफिट, उसमें है ही प्रॉफिट। अब उसमें जो भी इनकम होनी है ना, अब वो देखो ना, पहले ये होता था कि सिर्फ डांस क्लब होते थे, लेकिन अब जब से वहां पर शीशा कैफेज बन गए हैं ना, वहां पर जाकर अब ये लड़कियां जाती हैं वहां पर, वहां पे शीशा कैफेज में जाके बैठ जाती हैं वहां पे, और वहां पर अपना वही रूटीन उनकी होती है, बैठ के उन्होंने वहां पर सिगरेट पीनी है या जो भी वहां पर मामला, बैठ के उन्होंने एक दूसरे को वहां पे देखना, लोग आते हैं वहां पे, उन्होंने चेक करना, ऑब्जर्व करना है कि यार ये बंदा जो है उसके साथ हमारी कोई डील बन सकती है, तो वहां पर लोगों को वो फंसाती हैं, वो 2.5-3 महीने वहां पर गुजारती हैं। वीज़ा कौन भेजता है? वो वीज़ा मंगवा लेती है ना, पर कॉन्टैक्ट डेवलप हो गए ना उनके वहाँ पर, किसी ना किसी ताल्लुक वाले से वीज़ा मंगवा लिया उन्होंने, अपने खर्चे पे जाना है, टिकट अपनी लेके जानी है। या कह लें कि अगर उनका कोई दोस्त वहाँ पे बन गया हुआ है, कोई अपना मालदार, वो उनको बुलवा लेता है वहाँ पे, वो वहाँ पर उनके साथ टाइम भी स्पेंड करता है, उसको पैसे भी खर्च करता है, प्लस वो इस चीज़ पर भी राज़ी होता है कि तुम यहाँ पे आओ, 2-3 महीने रहो, अपना काम करो, मुझे जब ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। तो इस तरह की भी उनकी डील होती है। अब ये लड़कियां वहां पर जब जाती हैं इंडिपेंडेंटली, वहां पर इन्होंने जाके अपना काम शुरू कर दिया, वहां पे कैफेज में बैठ के 2-2.5 महीने तक रूटीन से वो ये काम करती हैं, और अपना वो पैसे जो चार्ज करती हैं अपनी मर्जी के चार्ज करती हैं, और वो पैसों में किसी की शेयरिंग नहीं होती उसमें, वो पैसे सारे इनके अपने होते हैं, खुद के होते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अब ये कमाई का अपनी जरिया जो है ना, लड़कियों ने वहां पर बना के रखा हुआ है। अब ये जो क्लब्स में जाती हैं लड़कियां जिनका वीज़ा 3 महीने का होता है, उसके बाद फिर उन्होंने वापस पाकिस्तान आना है, इंडिया जाना है, नेपाल, बांग्लादेश, जिस भी कंट्री से आई हैं, क्या वही लड़की दोबारा भी उसी क्लब में जाती है या फिर चेंज कर देते हैं? ये डिपेंड करता है डिमांड पे। अगर तो वो क्लब वाले कहते हैं कि जी हमें उसमें से वो फलां 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 लड़की जो है ये हमें दोबारा चाहिए, इसको भी लेके आना, ये उन पे डिपेंड करता है। अगर उनकी डिमांड होती है तो यहाँ पे जो ब्रोकर हैं वो उससे दोबारा राब्ता कर लेते हैं। अगर वो लड़की राज़ी है जाने के लिए तो उसको ले जाते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम भी नहीं, अपनी मर्ज़ी से जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि ये जब जाती हैं ना वहाँ पे, जैसे आप कह लें कि किसी जगह भी कहीं भी कोई जॉब शॉप करता है ना, तो मंथली छुट्टियां होती हैं किसी की। अब ये 3 महीने का वीज़ा होता है। अब 3 महीने से 2.5 महीने या पौने 3 महीने वहां पर उन्होंने मुस्तकिल जाना है। आखिरी 10 दिन जो होता है ना, वो इनकी लड़कियों की छुट्टियां होती हैं। अच्छा। इनको खुली छूट दी, इनको आज़ादी दे दी जाती है, उनको वहाँ पर घूमने फिरने की, शॉपिंग करने की, किसी से मिलने की, इनको वहाँ पर खुली आज़ादी होती है 10 दिन के लिए। इनको 10 दिन के लिए खुला छोड़ देते हैं, उससे पहले इनको कैद में रखते हैं। होटल में कैद में वो रखती हैं, होटल से बाहर नहीं जा सकती, पासपोर्ट इनके पास नहीं होते, खाना पीना जो चीज़ इनको चाहिए इनको वहीं होटल में प्रोवाइड की जाती है। और जो कह लें कि अपना जो ज़्यादा अपना नाज नखरे वाली होती हैं, या जिनको वहाँ के जो प्रमोटर्स हैं उनको ये लगता है कि ये इनसे हमने कमाई ज़्यादा करनी है, से उसके नाज नखरे ज़्यादा उठाए जाते हैं, उसकी हर बात मानी जाती है वहाँ पर। उस टाइम पे जो प्रमोटर्स होते हैं वो वहीं पे रहते हैं उनके पास ही, उनके वहीं पे टेक केयर करने के लिए? होटल में ही होते हैं ना वो लोग, होटल में। ये देखिए, यहाँ पर जो ब्रोकर होते हैं ना, उन्होंने अपनी ब्रोकरी लेनी होती है इनका वहां से कांटेक्ट करवाने के लिए। कांटेक्ट करवा दिया कि जी मैं ये 10 लड़कियां भिजवा रहा हूँ, मैं 5 भिजवा रहा हूँ, ये 2 भिजवा दी हैं, ये 4 भिजवा दी हैं। उन्होंने अपनी ब्रोकरी लेनी होती है, वो ब्रोकरी लेके साइड पे हो जाते हैं। अब ये जब वहां पर चली जाती हैं तो वहां पे जो इनकम है वो सब उनका और लड़कियों का मामला है। वो होटल वाले जो हैं उन्होंने अपना खर्चा लादा लेना है, प्रमोटर्स ने अपना लेना है, लड़कियों ने अपना खर्चा ले लेना है। तो लड़कियां सेफ होती हैं वहां पर, कोई मिसहैप वगैरह नहीं होता? वहाँ पे कानून इतना सख्त है, वहाँ पर मिसहैप कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, अगर को आप सोचेंगे भी ना कि वहाँ पर किसी के साथ कोई ज़्यादती कर लें, कोई जुल्म कर लें या ज़बरदस्ती कर लें, तो वहाँ पर ये मुमकिन नहीं है। तो वहाँ पर तो 1 सेकंड से पहले जो है वो कानून लागू हो जाता है, और कानून इतना सख्त है वहाँ पे कि अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेन आ जाए और वो कंप्लेन ठीक हो, तो आपकी उससे जान ही नहीं छूट सकती जब तक कंप्लेनेंट जो है वो आपके साथ सुलह ना कर ले, आपको रिलीज़ ना करवाए वहाँ से वहाँ। तो ये इंतहाई सख्त मामलात हैं वहाँ पर जो चलते हैं वहाँ हुँ। पर। अब ये जो प्रमोटर्स हैं या दलाल हैं, ये लड़के-लड़कियाँ दोनों होते हैं जो ये काम करते हैं? इसमें लड़के-लड़कियाँ बिल्कुल दोनों होते हैं। अब जो यहाँ पर लाहौर में जो कुछ लोग हैं ना, उनका एक कोई जुगनू नाम का हुआ करता था, बड़ा मशहूर था, इसकी क्लब भी हुआ करती थी, लेकिन उसकी मेरे ख़्याल डेथ हो गई है। अब शायद उसका बेटा जो है, उसने अपने बाप का जो है कह लें कि जद्दी पुश्ती काम जो है वो स्टार्ट कर लिया हुआ है।
फिर एक कोई सोमिया नाम की लड़की भी है, एक कोई डोगर नाम का बंदा है, वो भी ये काम कर रहा है, एक पप्पू नाम का बंदा है, एक कोई खातून है आसिया नाम की, वो है, वो कर रही है ये काम। मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, नाम गिनवाने को, इकट्ठे करने को तो बेशुमार नाम है जो ये काम कर रहे हैं। वो अपने अपने यहाँ से जो हिस्सा होता है, पैसे होते हैं, वो लेकर जो है अपना यहाँ पर अपना काम किए जा रहे हैं। और इनको वहाँ तक इनका जो जिम्मेदारी है उनकी ये होती है कि ये लड़कियां इकट्ठी कर ली हैं, इनके वीज़े निकलवा लिए हैं वहाँ से, इनकी टिकटें भिजवा दी हैं, और इनको यहाँ से एयरपोर्ट पर उन्होंने हवाई जहाज़ पे चढ़ाना है। आगे से उनको लड़कियों को जिसने वीज़े भिजवाए हैं उसने पिक कर लेना है, वहाँ से पिक करके उन्होंने सीधा उसको वहाँ से होटल ले जाना है, वहाँ पे उन्होंने रेस्ट करना है, फ्रेश होना है, और शाम से या नेक्स्ट डे से जो है वो उन्होंने अपनी ड्यूटी पे लग जाना है क्लबों में जाकर। तो ये रूटीन है वहाँ पर। अब यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं, क्या उनके अगेंस्ट कभी कोई लीगल एक्शन हुआ हो, कभी वो पकड़े गए हों क्योंकि यहाँ से लड़कियाँ जमा करके वहाँ पर भेज रहे हैं और वो भी इस काम के लिए? दुबई में बेशक ये लीगल हो, तो पाकिस्तान में तो इल्लीगल है। देखिए भट्ट साहब, ये तो इलीगल तो है, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई तो तब होगी ना जब कोई कंप्लेंट आएगी। हाँ, या जब ज़बरदस्ती किसी ने होगा कुछ। कंप्लेंट ही नहीं करनी तो फिर क्या करेंगे? अब हाँ, कंप्लेंट के बगैर तो नहीं ना किसी ने किसी पुलिस वाले ने जाना। हाँ, अगर किसी को पता है, किसी पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन मिलती कि यार ये फलां फलां बंदे काम कर रहे हैं, तो वो अपने तौर पे कुछ भी कोई दिहाड़ी लगाने के लिए या उससे कोई फ़ायदा लेने के लिए, या किसी का कोई अपना ज़हन ऐसा हो कि मैंने फलां लड़की के साथ कोई ताल्लुक बनाना है अपना, इस हवाले से अगर किसी के ज़हन में कोई बात हो, तो फिर अपना वो पुलिस वाले को उनको तंग करते हैं। अदरवाइज़ तो जब तक कंप्लेंट नहीं होगी, आप किसी के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? दूसरा आपको एक चीज़ और बताऊँ, वहाँ पर दुबई में मैंने आपको ना स्टार्ट में बताया कि मराकश और रशियन लड़कियाँ जो है ना, उनका बड़ा वहाँ पर एक डिमांड भी बहुत है, और एक किरदार उनका वहाँ पर जो किरदार है ना, उसके हवाले से मैं आपको बताऊँ, बल्कि पीछे एक टाइम ये भी आया था, एक दोस्त ही बता रहा था कि वहाँ पर दुबई में ना कोई 30 साल से कम जो लड़कियाँ थी ना, वो रशियन और ये मराकश, इनकी एंट्री बैन कर दी गई थी वहाँ वो क्यों? पे। उसकी वजह ये सामने आई थी कि वहाँ पर ना गवर्नमेंट लेवल पे शेख जो होते हैं ना, वहाँ पर कह लें कि उनको बहुत सारी ख़वातीन की तरफ से, वहाँ की जो मुकामी ख़वातीन हैं, जिनकी शहरियत है वहाँ पर, उनकी तरफ से जाके वो खुद पेश भी हुई, उनकी तरफ से जाके शिकायत भी की गई कि ये हमारे जो खामंद है ना, मर्द हजरात जो हैं, वो कई कई हफ्ते, एक महीना महीना घरों में भी नहीं आते। वो मतलब अय्याश तबा लोग हैं, और ये जो क्लबों में लड़कियां आती हैं ना, खासकर रशियन और मराकश लड़कियों के हवाले से उन्होंने कंप्लेन की थी कि जी छोटी छोटी उम्रों की 18-18 20-20 साल की उम्र की लड़कियां वहाँ से आती हैं, तो हमारे मर्द इन लड़कियों की वजह से इनके साथ रिलेशन में है, इन पर पैसे लुटाते हैं वो, लेकिन वो कई कई हफ्ते घरों में नहीं आते। तो इस चीज़ पे बड़ा सीरियस उन्होंने एक्शन लिया था, और मेरा ख्याल फिर उसके बाद ये जो पाबंदी उन्होंने लगाई ना 30 ईयर्स की, कि इससे कम एज की लड़कियां जो हैं वो उनको अपना वीज़ा नहीं दे रहे थे वो, तो ये एक पाबंदी भी वहाँ पर लगाई गई थी। तो ये एक बड़ा वहाँ पर इस चीज़ को भी लिया गया था सीरियस, के यार इसकी वजह से जो उनकी ख़वातीन हैं वहाँ पे, जो दुबई की हैं, जो वहाँ की शहरियत रखती हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी वहाँ। लेकिन इसकी अगर दूसरी साइड हम देखें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, अब जो लड़कियां वहाँ पर जा रही हैं, जो उनके मामलात चल रहे हैं, उनको एचआईवी एड्स होने के चांसेस हैं। अब वहाँ से वो जब 3 महीने बाद वापस आती हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, जिस भी कंट्री में, तो वहाँ पर इन्फेक्टेड होने के बाद वो तो फैला सकती हैं। तो इस चीज़ पर भी तो सोचना चाहिए। बट साहब, ये तो अब अगर किसी का कोई टेस्ट वेस्ट हो तो फिर ये चीज़ें सामने आ सकती हैं, लेकिन अगर किसी के साथ इस किस्म का कोई इशू हो भी जाए तो वो उसको ओपन नहीं करते, वो उसको छुपा के रखते हैं। और बाकी वहाँ से अगर कोई HIV होके आए तो वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन यहाँ से जो जाएगा उसका टेस्ट सारे होता है टेस्ट उसका। होंगे। वो जब तक उसके टेस्ट क्लियर नहीं होंगे, अब उन टेस्टों के लिए भी आप देखें कि यहाँ पर जो उनका ना एक बकायदा ये चेन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लेबॉर्ट्रीज जिनको ऑथोराइज़्ड किया गया है टेस्ट के लिए, अब इन लोगों के जो टेस्ट हैं ये कह लें कि आप घर बैठे भी हो सकते हैं, इन लोगों के टेस्ट सैंपल चले जाते हैं, या सैंपल किसी और के भी दे सकते हैं। ये सब मिली भगत से ये इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उस हवाले से ये मामला चलते हैं। लेकिन मोस्टली देखा यही है कि टेस्ट वेस्ट करवाने के लिए जाना पड़ता है, और जब वो टेस्ट के लिए ब्लड दे आते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए फिर इनको को थोड़ा बहुत अगर कोई मैनेज करना पड़े तो ये लोग करते हैं। इनकी बाकायदा एक
एक चेन है, इनके राब्ते होते हैं, क्योंकि इनका तो रूटीन का बिजनेस है ना ये। इनका तो इस बिजनेस के लिए उन्होंने जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वहाँ उन्होंने अपने लोग रखे हुए हैं, जो इनके मामलात कहीं कोई ब्रेक लग जाती है तो उसको सॉल्व कराने के लिए कहीं को पैसे देने पड़ जाते हैं, कि सिफारिश करवानी पड़ जाती है, तो इन्होंने अपनी कहीं ना कहीं लाइन सेट रखी होती है। अब अगर वहाँ से कोई HIV होके आ जाता है यहाँ पर, तो उसको पता तो तभी लगेगा ना जब उसका टेस्ट वेस्ट होगा या उसके सिम्टम्स जो हैं वो आएंगे। तो अब जब वो कोई बंदा ऐसे अपना कह लें कि पता लगता है कि इसको ये प्रॉब्लम हो गई है, तो वो ओपन तो नहीं करेगा। अब वो खुद से भी नहीं वहाँ पे जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा यहाँ पे टेस्ट क्लियर ही नहीं होना। तो जब टेस्ट क्लियर नहीं होगा तो वो उसको छुपा के फिरेगा। तो ये इस तरह के मसाइल होते होंगे, बिल्कुल हुए भी होंगे, कई मिसालें होंगी इस किस्म की। तो अब इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये मामला जो है HIV के जो है वो कितने के लोगों में हुए हैं और कितने के इससे मुतासर हो चुकी हुई हैं। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि ये जो लड़कियां हैं वहाँ पर डांसर के तौर पे जा रही हैं, जिस्म फरोशी भी कर रही हैं, एक शेल्फ लाइफ होती है। जैसे आपने बताया कि 30 साल से कम उम्र की लड़कियां रशियन और जो मराकश हैं उनकी एंट्री बैन करती थी। तो अब ये जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी या नेपाल, ये 30 साल से ज़्यादा की अगर जब हो जाती हैं तो इनकी तो वैल्यू वो नहीं होती होंगी जो कम उम्र लड़कियों की होगी। तो उसके बाद एज जब बढ़ जाती है तब ये क्या करती हैं? बट साहब इसमें आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में भी आप चले जाए ना, तो हर जगह पे आपको तमाशबीन जो है ना वो हर कैटेगरी में मिलेगा। हर किसी की अपनी पसंद होती है और हर कोई अपनी जेब के मुताबिक जो है ना अय्याशी करता है। अब दुबई में लड़कियां चाहे कोई 50 साल की चली जाए, चाहे कोई 40 साल की चली जाए, 30 की, 20 की, जिसकी भी चली जाए, ठीक है। उसने उस लड़की ने जब देखना ना किसी जगह पे जाना है, किसी शीशा कैफे में या किसी डांस क्लब में जाना है उसने, तो वहां पर उसने देखा कि मुझे कौन, किसके लिए मैं अट्रैक्शन पैदा कर रही हूँ, कौन मेरी तरफ मुतवज्जो है। ठीक है, वो उस हिसाब से फिर देखती है कि जी मैंने इसको फंसाना है, ये मेरे रडार में आ जाएगा। तो उससे अपने उसने अपनी एज के हिसाब से, अपनी खूबसूरती के हिसाब से, या कह लें कि अपनी अदाओं के हिसाब से उसने उससे पैसे बटोरने होते हैं। तो ये इनके लिए कोई एज जो है ना वो मैटर नहीं करती। पिछले पॉडकास्ट में जब आपने जिक्र किया था आंटी कैंडी, गोगी भट्ट और नगीना खानम, एक और मैं आपकी वीडियो देख रहा था, वो वीडियो थी नासिया भट्ट पे। आंटी नासिया कौन है? आंटी नाजिया भट्ट जो है ना, ये एक बड़ा ही करैक्टर है, माजी का भी और हाल का भी कह लें आप। ये आंटी नाजिया भट्ट का ताल्लुक है साहिवाल से। ये अपना अरसा कोई 25-30 साल पहले की बात है। ये ना साहिवाल से लाहौर आ जाती है। अब इसके मुतल्लिक बताया ये जाता है कि ये वहाँ से ना किसी के साथ शादीशुदा थी, मैरिड थी, लेकिन मैरिड लाइफ में ये किसी के साथ वहाँ से आ जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि पसंद करती थी किसी को, या अपने ही किसी मुलाज़िम के साथ जो है ना वो लाहौर आ जाती है, भाग आती है। आके यहाँ पर मतलब कि डी ट्रैक हो जाती है और इस किस्म के धंधों में पड़ जाती है। और आज से कोई 15-16 साल पहले जब इसने यहाँ पर लाहौर में आकर अपने इसी फील्ड में अपना एक मुकाम बना लिया, अपनी एक जगह बना ली, उसने अपना एक नाम बना लिया। तो उस दौर में ना यहाँ पर लोगों को अट्रैक्शन, जो गैर मुल्की लड़कियां होती थी ना उनकी बड़ी अट्रैक्शन हुआ करती थी उसमें। अब इसने उस समझदार इसने ये की आंटी नाजिया भट्ट ने, के उस टाइम जो हालात थे और लोगों की जो चॉइस थी, लोगों की जो पसंद थी, उसको इसने स्मेल किया और उसको स्मेल करते हुए इसने उनकी पसंद और चॉइस के मुताबिक ये ब्रॉथल हाउस का काम जो है वो स्टार्ट किया। अब ब्रॉथल हाउस का काम जो स्टार्ट करती है ये, उसमें कोशिश इसने किया क्या कि इसने ना रशियन लड़कियों की एक अच्छी खासी तादाद जो थी ना वो अपने पास इकट्ठी कर ली और बड़ा पैसा कमाया इसने उन रशियन लड़कियों की वजह से। तो ये रशियन लड़कियों की जो सप्लायर जो थी ना मेन, वो एक ये हुआ करती थी आंटी नाजिया लाहौर के बानो, अंदर। लाहौर के अंदर। फिर एक टाइम ये आया कि रेड होती है पुलिस की, इसके पास से कोई 9-10 लड़कियां रशियन जो थी वो पकड़ी जाती हैं। ये भाग जाती है, ये मफरूर हो जाती है, पुलिस इसके पीछे होती है। अच्छा, अब ये पकड़े जाने के खौफ से, गिरफ्तारी के खौफ से ये उन लड़कियों को बैक भी नहीं करती, उनके पीछे भी नहीं जाती, उनकी बेल नहीं करवाती। अब उस दौर में एक और करैक्टर हुआ करता था, हिना खान का। अब वो मेरा ख्याल फौत हो चुकी हुई है, डेथ हो गई है उसकी, खातून की। तो वो भी इसी लाइन की खातून थी। उसको जब पता लगता है कि ये रशियन लड़कियां जो आंटी कैंडी की थी, सॉरी आंटी नाजिया भट्ट की, कैंडी का नाम यार बार बार आता है, तो वो
बेचारी आंटी कैंडी भी कहती होगी कि पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ गए हुए हैं, तो हर पॉडकास्ट में, दूसरे पॉडकास्ट में जो है मेरा ही नाम लेते हैं। हालांकि मुझे कोई बता रहा था कि वो तो बेचारी को काम शाम छोड़ गई हुई है, या वो सुकून से अपने बाल बच्चों में, दोतरों पोतरों में मसरूफ़ है वो। तो बस वो एक वो तकिया कलाम नहीं बन जाता, रवानगी में मुंह से नाम निकल जाता है। वो आंटी कैंडी रही माशाल्लाह से, एक टाइम में इतना नाम रहा है उसका, तो वो उसका नाम ऐसे ही निकल आता है। तो ये आंटी नाजिया भट्ट जो थी ना, उसको पता लगता है हिना खान को कि भाई ये तो अपना भागी हुई है, तो लड़कियां इसकी जो है वो थाने में, तो वो हिना खान जो थी वो उन लड़कियों की बेल करवाती ज़मानत है। करवा देती है। वो बेल करवा के वो समझ ले कि इस कंपनी से उठा के अपनी कंपनी में ले जाती है। तो वो उनकी कमाई जो पहले आंटी नाजिया भट्ट कर रही थी, वो कमाई उसने हिना खान ने करनी शुरू कर दी। बाद में खैर आंटी नाजिया फिर वो क्लियर शेयर होती है, पुलिस के साथ मामला सेट करती है, बेल करवाई, पर्चे से फारिग हुई। तो वो उसने ये काम इसको जारी रखा। फिर उसके बाद वो डीएचए में शिफ्ट हो जाती है। डीएचए तो खैर पहले से शिफ्ट हो गई थी, लेकिन उसने डीएचए में ये काम जो है ना दोबारा से फिर शुरू किया अपना। वहाँ पर उसने डांस पार्टीज जो है, अब हाल ही में डांस पार्टीज रखनी शुरू कर दी है, अपने घर पे डांस पार्टीज रखती अच्छा, थी। इस चेम्बर एक्टिव है वो? एक्टिव क्या होना यार, पीछे तो आज से कोई आप 15-20 दिन पहले पीछे चले जाएं तो वो मतलब कि डीएचए में एक्टिव ही वही खातून थी एक। उसका एक तो ये डांस पार्टीज के हवाले से उसने अपने घर में पार्टीज रखनी होती थी। वहाँ पर लड़कियों से लेके जितनी भी अपना लाज़मी अशिया होती हैं ना एक पार्टी की, जितनी भी वहाँ पर चीज़ें आप उसमें आइस ले लें, कोकीन ले लें, वीड ले लें, शराब ले लें, डांसिंग पिल्स ले लें, ये तमाम तर जो फैसिलिटेशन या इनकी सप्लाई जो थी, ये वो आंटी नाज़िया है वो उनको मुहैया किया करती थी। जो इसने अपनी ज़ाती पार्टियाँ रखती थी, उस पार्टी में सिर्फ किसी तमाशबीन ने या आश बंदे ने जिसने जाना है ना वहाँ पर, उसने 60,000 रुपया पर पर्सन चार्ज करना है उनसे। और उस 60,000 रुपये में उसने तमाम फैसिलिटेट करना, लड़कियाँ भी वहाँ पे मौजूद होनी है, और ये तमाम तर लवाजमात जो होते हैं पार्टी के, ये भी वहाँ पर मौजूद होते थे। ये आंटी नाजिया का ये काम था। अगर आप किसी से जिक्र करें ना आंटी नाजिया का, आजकल अगर आप करें, क्योंकि आजकल बड़ा पीछे हॉट इशू रहा है आंटी नाजिया का, तो 15-20 दिन पहले एएनएफ ने उसको गिरफ्तार किया आंटी नाजिया को। तो वो आपको बताएंगे कि आंटी नाजिया है क्या चीज़ और डीएचए में क्या करती थी वो। यार वो पूरी एक पलवान बदमाश नहीं होते जैसे, ऐसे खातून है वो। गनमैन उसने रखे हुए हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां रखी हुई हैं, 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी रखी हुई है उसने। उसी गाड़ी में वो अपनी मंशियात की सप्लाई भी दिया करती थी। गनमैन लेके साथ जाना है उसने, और किसी की जरूरत नहीं, एक तो खातून है और फिर दूसरा, और किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाए, बल्कि उसकी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले नेशनल हॉस्पिटल के बाहर एक झगड़ा हुआ है, वहाँ ये गनमैन लेके गई है, किसी प्राइवेट पार्टी से कोई झगड़ा हुआ, तो इसने उस बंदे की लाभ आके हाथ में उतार दी। अब वो आगे बंदा औरत के मत्थे क्या लगे, उसको क्या गए किसी को, भाई आप कपड़े फाड़ दो, कपड़े फाड़ के किसी को आप थाने चले जाओगे जी मेरे कपड़े फाड़ दिए इसने। ये औरत का एक बड़ा हथियार है, इस वजह से लोग बहुत ही अवॉइड करते हैं। तो वो उस पार्टी ने भी कोई अपनी जान छुड़वाने की कोशिश की उनसे। अब वहां पे भी नाम किसी दूसरी आंटी का यूज किया गया कि ये फला आंटी है, ठीक है, अब मैं नाम नहीं लूंगा यार उसका। तो वो नाम किसी दूसरी आंटी का जो है यूज़ किया गया, लेकिन गई ये थी आंटी नाजिया, इसका झगड़ा हुआ था। अब को 15-20 दिन पहले की बात है, इसका ना जो रेड किया एएनएफ ने इसके घर पे, पहले डीएचए में रेड किया, फिर इसका एक फार्म हाउस है वहाँ पर रेड किया, फिर एक पार्लर है बनाया हुआ था वहाँ भी रेड किया, फिर डीएचए से मुल्हका एक सोसाइटी है वहाँ रेड किया। तो इन्होंने वहाँ से कोई 5 किलो आइस पकड़ी है, कोई वीट पकड़ी गई है, कोकीन पकड़ी गई है, शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं, साथ इसके कोई मुलाजिम पकड़ा गया है। 4 गाड़ियाँ, 5 गाड़ियाँ, गालिबन 4 एक गाड़ियाँ, मेरे ख्याल में बड़ी कीमती गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ वो एएनएफ ने अब तो जब्त कर ली हैं, बल्कि फिर एएनएफ ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, एफआईआर दर्ज करवा के इसको जुडिशल करवा दिया उन्होंने। ठीक है, पार्लर शार्लर जो सील कर दिया, फार्म हाउस सील कर दिया, घर सील कर दिया इन्होंने। तो ये एक आंटी नाजिया का किरदार जो है ना, एक ये लाहौर शहर में जो सामने आया। रशियन के हवाले से जिक्र हम रशियन लड़कियों का कर रहे थे ना दुबई के हवाले से, तो उस हवाले से आपको बता रहा था कि रशियन लड़कियों का जो बिजनेस था ब्रॉथल हाउसेज के हवाले से, वो आंटी नाजिया ने जो है यहाँ पर लाहौर में शुरू किया। अच्छा, आंटी नाज़िया 15 साल पहले जो है वो साहिवाल से लाहौर आ जाती हैं। अब इतने सालों में आंटी नाज़िया को राइज़ करने में, अरूज पे पहुंचाने में किस-किस ने मदद की? ये आज 25 दिन पहले, 15 दिन पहले तो पकड़ी गई, रेड हो गई, जुडिशल हो गई और वापस भी आ जाएगी। लेकिन माज़ी के अंदर जो ये मामलात चलते रहे, किस-किस ने सपोर्ट किया? बट साहब एक तो बताऊं कि 25-30 साल पहले की ये लाहौर आई हुई है खातून जो है,
15 साल पहले ये रशियन लड़की जो थी उनका काम किया और करती थी ये। उससे भी 10 साल पहले उससे यही काम पहले करती थी। यही काम आके स्टार्ट किया ना, मैंने बताया ना उसको, मतलब कि डी ट्रैक हो गई ना जब उसको, जब वहां से साहिवाल से भाग के ये आती है तो यहाँ पर आके जो भी मामला चलते हैं, उसके बाद जब उसको देखा कि सर्वाइवल के लिए करना क्या है, तो इससे पहले उसके साथ बहुत कुछ हुआ होगा। ठीक है, मतलब ये तो एक कहानी है ना, अगर आप उसके साथ बैठ के सुनेंगे, उसकी बात सुनेंगे, तो आपको पता लगेगा कि उसको जब वहां से निकल के आई है तो आने के बाद उसके साथ क्या कुछ हुआ, कहाँ कहाँ उसने धक्के खाए, कहाँ कहाँ ज्यादती हुई, कहाँ कहाँ जुल्म किया लोगों ने। उसके बाद फिर जब उसको समझ आई कि यार अब अपनी दुकान आप ही खोल लेनी चाहिए, तो फायदा तो तभी है, तो फिर उसने अपनी दुकान अलहदा खोल लेकिन ली। अंजाम देखें ना, अब वहाँ पर दुबई में जो लड़कियाँ जाके काम कर रही हैं, या पाकिस्तान में कर रही हैं, या इंडिया में, पूरी दुनिया में जो भी ये काम कर रही हैं, अंजाम अच्छा थोड़ी है। या तो बीमारियाँ लगेंगी, या पुलिस पकड़ लेगी, या जेल ही रहेंगी। बट साहब इसमें आपको बताऊं कि जो ये कमाई है ना, वो आप ब्रॉथल हाउसेस की कमाई ले लें, आप मंशियात की कमाई ले लें, इन लोगों को आप कभी हरा नहीं देखेंगे। ये लोग कभी जिंदगी में हरे नहीं हुए। इनके पैसे एक टाइम आता है, इनके अपने भी काम नहीं आते। अभी आंटी नाजिया बताओ, इसने कई प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां रखी हुई हैं, उसने गाड़ियां भी एएनएफ ने जब्त कर ली हैं, घर जो है वो सील कर दिए हुए हैं। ठीक है, अब एएनएफ का पर्चा है, एएनएफ ने जो पर्चा 5 किलो आइस का पर्चा दिया उस पर, जान नहीं छूटेगी जान जल्दी। उसकी कैसे छूटेगी? ठीक है। अब औलाद जो है आगे उसकी, वो अब इस पता नहीं इसी काम में सब है, तो साथ ही उसके वहीं पे रहती थी, बेटियां बेटियां उसके जो भी थे, बेटा था बेटियां थी। अब वो उन्होंने भी आगे यही काम करना है उन्होंने। ठीक है, मुश्किलात उनके लिए आनी है। अब वो आंटी नाजिया के अलावा एएनएफ या पुलिस जो है, अब वो उसके बाकी फैमिली मेंबर्स को भी तो तलाश कर रही होगी ना, वो सब करते तो यही काम है सारे उनको। बाकी रह गई बात कि इनकी मदद कौन करता रहा है, तो हर दौर में, ये नहीं कि कुछ मौजूदा दौर में या ये 10 साल से 15 साल से काम कर रही है, आप पिछली 4-5 दहाइयों में चले जाएं, वहां पर इस किस्म के लोगों को प्रोटेक्शन जो है वो मिलती रहती है। वो किसी पुलिस की सूरत में कह लें, या किसी बाअसर शख्सियत की सूरत में जो इनके पीछे होता है, वो कोई पॉलिटिकल भी हो सकता है, बदमाश भी हो कोई सकता है। बदमाश भी हो सकता है। देखिए ना, एक हमने करैक्टर लाहौर का रहा है, एक बानो बीबी का, वो ठीक है, बीबीसी ने भी उस पर स्टोरी की थी, हमने बल्कि जिक्र भी किया हुआ है। अब वो उसकी मंशियात, सारे पाकिस्तान में मंशियात बंद हो गई, लेकिन उसकी मंशियात कभी बंद नहीं, उसकी मंशियात बिकती रही है वहाँ पर। अब वो बिकती क्यों रही है कि वहाँ पर जो मुकामी पुलिस कह लें, या मुकामी को बासर शख्सियत कह लें, जो उसकी बैक किया करते थे, या वो पैसे दिया करती थी वहाँ पे, तो उसका तो काम चलता रहा। अब इसी तरह से हर दौर में जो है ना कोई करैक्टर इस किस्म का रहा है, जो इन लोगों को सपोर्ट करता रहा, ख्वाह वो पैसों की सूरत में हो, ख्वाह वो किसी शख्सियत की सूरत में हो, ख्वाह वो मुकामी पुलिस की सूरत में हो, तो वो उनकी मिली भगत से इनके काम जो है वो चलते रहते हैं। और आगे अब भी ये सिर्फ एक करैक्टर आंटी नाजिया भाटी नहीं है, आप देख लेना, बेशुमार लोग हैं जो इस काम में मुलविस हैं। एक बाप बंद होता है तो दूसरा बाप जो है वो सामने आ जाता है कि भाई ये फला शख्स, इसका बड़ा काम है, अब इसकी जगह किसी और ने ले लेनी है। अब वो डीएचए में लोगों को जो एक लत लगी हुई है, खासकर हमारी नौजवान नस्ल को, नौजवान लड़के लड़कियां जिनका ताल्लुक स्टूडेंट लाइफ से है, वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े अच्छे घरों की लड़की हैं जो इस लत में मुब्तला है। अब उनको तो सप्लाई चाहिए, ठीक है, वो तो एडिक्ट हो चुके हैं, उन्होंने तो कहीं ना कहीं से लेनी है। तो अब आंटी नाजिया की जगह किसी ना किसी ने तो लेनी है, अब वो उसके आंटी नाजिया की जगह लेगा। इसके जो कस्टमर थे, अब वो किसी नए आने वाले शख्स के बन जाएंगे, या वो लोग जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, अब वो देखेंगे कि भाई आंटी नाजिया का कस्टमर जो है वो आजकल फारिग है, तो उसको हमने अपनी तरफ किस तरह से खींचना है। तो अब वो कोई ना कोई करैक्टर और जो है वहां पर एक्टिव हो चुका हुआ होगा। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमने आपको दुबई के डांस क्लब्स की असल हकीकत तो बताई। अब जो लोग वहाँ पर जाते हैं, जो लड़कियाँ जाती हैं, या जो इनको लेकर जाते हैं, उनको तो बहुत इजी मनी लगती है, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में ये लोग अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर देते हैं।